हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल पर। मैं अनुसार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, खास करके आपके लिए अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और 2026 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है खास करके। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो परेशान रहते हैं कि सर अभी तक मेरी केमिस्ट्री में तैयारी अच्छी से नहीं हो पाई है, तो मुझे कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करना चाहिए, तो वो वीवीआई गेस क्वेश्चन हमें दे दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिएगा, सभी लोग लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो फाइनल परीक्षा में बेहतर अंक लाना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और कैसा लगा ये वीडियो लास्ट में कमेंट जरूर कर देना आप सब लोग। मैं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री में चलते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री से आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर पढ़ लेना है आपको। मूल क्रिस्टल तंत्र एवं उसके पैरामीटर पढ़ लेना है कि मूल क्रिस्टल तंत्र कौन कौन से होते हैं और अल्फा बीटा गामा कितना होता है, एबीसी क्या होता है, ये सारी चीजें। आयनिक क्रिस्टल गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है जबकि ठोस अवस्था में कुचालक होता है, ऐसा क्यों? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये आपको कवर कर लेना होगा। उसके बाद क्रिस्टल दोष के बारे में पढ़ लेना होगा। उसके बाद मेरे भाई आपको एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक के बारे में पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता, यह आपको पता होना चाहिए कि किस इकाई सेल में कितना पैकिंग होता है, कितना रिक्तियां होती है, ये सारी चीजें आपको कवर करके रखना होगा। इकाई सेल में प्यारे बच्चों कणों की संख्या कितनी होती है, समन्वय संख्या कितना होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं सवाल। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ लेना चाहिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ लेना चाहिए। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं और ये सब आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। फिर मोललता के बारे में पढ़ लो, मोललता, मोल प्रभाज, विलेयता, ये बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे टर्म है, पूछ देता है बोर्ड परीक्षा में कि इनको परिभाषित करें। अंग्रेजी में भी लिख दिया हूं ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी हेल्प मिल जाए। हेनरी के नियम क्या है तथा उसका एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है, वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन और उसके संदर्भ में रावल का नियम के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये सभी सवाल जो अभी मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। कहां का है प्यारे बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। तो आपको वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बड़ी अच्छे से कंप्लीट कर लेना होगा। उसके संबंध में जो रावल का नियम है वो पढ़ लेना होगा। साथ ही साथ आपको आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सब लोग। अणुसंख्य गुणधर्म सब समझ जाना। अणुसंख्य गुणधर्म में क्वथनांक का उन्नयन पढ़ लेना है, हिमांक का अवनमन पढ़ लेना है, परासरण पढ़ लेना है, परासरणी दाब को पढ़ लेना है और साथ ही साथ प्यारे बच्चों उल्टा परासरण भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर हम आते हैं तीसरे चैप्टर में प्यारे बच्चों, वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियम के बारे में बहुत पूछता है। फैराडे के नियम को लेकर के प्यारे बच्चों बहुत सवाल पूछता है कि फैराडे का नियम क्या है। वैद्युत अपघटन के संदर्भ में फैराडे का प्रथम नियम बताइए, द्वितीय नियम बताइए। तो दोनों नियम आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना होगा। उसके बाद सेल स्थिरांक के बारे में, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, मूलर चालकत्व एवं उसके मात्रक, तुल्यांकी चालकत्व भी, और इन सब का मात्रक आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी प्यारे बच्चों पूछ देता है मात्रक के बारे में। समझ रहे हो सब लोग? चलो जी। वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ लेना है, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ लेना है। और जब आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इन दोनों में अंतर आराम से लिख पाएंगे। लवण सेतु क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। प्राथमिक सेल आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ द्वितीयक सेल में लेड स्टोरेज सेल के बारे में प्यारे बच्चों पता होना चाहिए। और एक अभी ऐड कर देता हूं, ईंधन सेल भी प्यारे बच्चों पढ़ लेना। फ्यूल सेल जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फ्यूल सेल। इसको भी मेरे भाई पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। नरनस्ट का समीकरण याद रहना चाहिए, गिब्स ऊर्जा का समीकरण भी याद रहना चाहिए, डेल्टा जी बराबर -NFE, ये पूछता है प्यारे बच्चों। उसके बाद आप देखिए चैप्टर 4 में जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं वो कौन सा होता है? अभिक्रिया का वेग क्या है। अभिक्रिया की वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको अभिक्रिया की दर भी कहा जाता है, ये आप सबको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद वेग स्थिरांक,
वेग स्थिरांक क्या होता है और इन दोनों में अंतर भी, इन दोनों में अंतर भी। उसके साथ साथ आपको अणुकता पढ़ लेना होगा, अणुकता से रिलेटेड सारी चीजें दिमाग में रखना पड़ेगा। अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ लेना है। और जब आप अणुकता पढ़ लीजिएगा और जब आप अभिक्रिया की कोटि पढ़ लीजिएगा तो इन दोनों में हमें अंतर भी लिखना होता है और आप आसानी से इसमें अंतर भी प्यारे बच्चों लिख दोगे। मेरे भैया ध्यान से सुन लो, ये सभी सवाल बिल्कुल पढ़ लेना। अगर केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है ना तो ये जितना मैं बता रहा हूं इसको तो बिल्कुल ही पढ़ लेना, इसको तो बिल्कुल पढ़ लेना भाई मेरे, ठीक है। अभी आगे देखो, लास्ट तक वीडियो देख लेना सब लोग। और इस वीडियो को सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये नहीं सोचना कि अरे दूसरे को शेयर कर देंगे तो वो भी टॉप हो जाएगा, उसका भी अच्छा नंबर आ जाएगा। नहीं, ये नकारात्मक कंपटीशन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए प्यारे बच्चों। शेयर करिए, कर भला तो हो भला। आगे देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपको अभिक्रिया का व्यंजक पता होना चाहिए, दर स्थिरांक का व्यंजक पता होना चाहिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक पता होना चाहिए और साथ ही साथ अर्ध आयु तथा ग्राफ भी दिमाग में रखना कि किस कोटि के लिए कौन सा ग्राफ होता है। चूंकि ऐसे में प्यारे बच्चों सवाल बहुत पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तौर पे और सब्जेक्टिव में भी आपसे यह सवाल पूछा जाएगा। 5 नंबर के सवाल में आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करें, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करें। तो अच्छे से ये व्यंजक निकाल लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, मैं पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद पूछता है अभिक्रिया के वेग तथा उनको प्रभावित करने वाले कारक। भाई अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ये भैया बोर्ड परीक्षा में दबा के पूछता है, दबा के पूछता है। जैसे सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, ताप, दाब, ये सारी चीजें प्यारे बच्चों जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारा अच्छे से तैयार कर लेना। फिर हम चैप्टर 5 में प्रवेश करते हैं। यहां पूछा जाता है अधिशोषण और अवशोषण के बारे में। मैं अंतर इसलिए लिखता हूं कि आप अंतर तब जान पाओगे जब आपको इसके बारे में इंडिविजुअल पता होगा कि अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है। और जब आप दोनों के बारे में जानोगे तो आप दोनों में अंतर आराम से लिख सकते हो। समझ में आया। उसके बाद पूछता है कि भौतिक अधिशोषण क्या है और रासायनिक अधिशोषण क्या है। और मैंने जानबूझ के यहां पे अंतर लिखा है ताकि आप दोनों के विशेषताओं के बारे में पढ़ सको, दोनों के गुण के बारे में पढ़ो और फिर आप दोनों में अंतर आराम से लिख पाओगे। इसलिए प्यारे बच्चों हमने क्या किया है, यहां पे अंतर लिखा है। आपने देखा होगा हम जब जो गेस क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें अधिकांशतः हम अंतर शब्द का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि आप पहले भौतिक अधिशोषण के बारे में पढ़ोगे, रासायनिक अधिशोषण के बारे में पढ़ोगे, तब तो दोनों में अंतर लिख पाओगे ना जी। एंजाइम के बारे में जान लीजिएगा कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं, किसका कहां पे इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। उत्प्रेरक क्या होता है इसके बारे में जान लेना है। कोलाइडी विलयन बनाने की विधि तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, 3-4 विधि पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। क्लियर है यहां तक, आगे आ जाइए। लायोफोबिक सॉल और लायोफिलिक सॉल में अंतर लिखे। मैंने फिर लिखा अंतर, क्यों लिखा, चूंकि आप लायोफोबिक सॉल यानी कि द्रव विरागी सॉल के बारे में अच्छे से पढ़ लोगे, लायोफिलिक यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड के बारे में अच्छे से पढ़ लोगे और ये दोनों को पढ़ लोगे अच्छे से तो दोनों में अंतर लिख पाओगे। और अंतर लिखने से क्या होगा, गहराई से पढ़ोगे तो एक एक ऑब्जेक्टिव आपका इसमें क्लियर होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों कुछ टर्म होता है जैसे पेप्टीकरण के बारे में पूछता है कि पेप्टीकरण क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, ब्राउनी गति क्या है, वैद्युत कण संचलन क्या है, ये पढ़ लेना। ये सारे टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद मेरे भाई इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पूछता है चैप्टर 3 से, और यहां चैप्टर 5 से जीटा विभव के बारे में भी पूछता है। और सिर्फ इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ लेना भौतिक अवस्था के आधार पर पूछता है। जब परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था का अलग अलग भौतिक अवस्था हो तो जैसे जेल में कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं होती है, बादल में कौन कौन सा होता है, कोहरा में कौन कौन सा होता है, तो कोलाइडी विलयन की प्रत्येक अवस्थाओं के बारे में, चूंकि भौतिक अवस्था के आधार पर जितने भी ठोस द्रव 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 बनता है वो सारा कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण एग्जाम्पल के साथ भैया अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ प्यारे बच्चों में आप लोगों को एक टर्म यहां पे और बता देता हूं, इमल्सन के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, यानी पायस।
और एक टर्म यहां पे मेरे से मिस हो गया है, स्कंदन। स्कंदन चाहे अवक्षेपण। अंग्रेजी में प्यारे बच्चों पायस को इमल्सन कहा जाता है मेरे भाई, और स्कंदन को कोगुलेशन कहा जाता है। ठीक है बच्चा, तो इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं जितना सवाल दे रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री यहां पे आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आप अंदर चलो, देखो ये गेस्ट क्वेश्चन उनके लिए काम करता है जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डर होता है कि मेरा सब्जेक्ट फंस न जाए, मेरा मार्क्स बिगड़ न जाए। तो भाई हम बिगड़ने नहीं देंगे। इतना सवाल अगर आप कर लेते हो ना, तो गारंटी कहता हूं बहुत अच्छा नंबर लेके आ जाओगे। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से इसको आप परोस सकते हो परीक्षा में। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं तो वहां कुछ टर्म परिभाषित करने के लिए सवाल पूछा जाता है कि अयस्क क्या है, खनिज क्या है, गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, धातुमल क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, जारण क्या होता है, प्रगलन किसको कहा जाता है, फेन प्लवन विधि क्या होती है, चुंबकीय सांद्रण विधि क्या होती है, निक्षालन क्या होता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या होती है। इन सबको परिभाषित करने के लिए, टिप्पणी लिखने के लिए प्यारे बच्चों संक्षिप्त में दे देता है परीक्षा में, और तब लिख पाइएगा जब आपको पता होगा तब ना। उसके बाद मेरे भाई ये देखिए अंग्रेजी में ये सारी चीजें मैंने लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पूछता है कि भाई धातु और उसके खनिज तथा सूत्र, खनिज या फिर अयस्क समझो कि भाई एल्यूमिनियम के कौन कौन से मुख्य अयस्क हैं, उन अयस्कों का सूत्र क्या है, लोहा के मुख्य अयस्क कौन कौन से होते हैं, उनका सूत्र क्या होता है, तांबा का मुख्य अयस्क क्या है, उनका सूत्र क्या होता है, जस्ता का मुख्य अयस्क क्या है, उनका सूत्र क्या होता है, पारा का क्या है, लेड का क्या है, चांदी का क्या है। ये सारी चीजें प्यारे बच्चों ये दिमाग में रखना, क्योंकि जानते हो एक नंबर की कीमत उनको पता होता है जिनका 299 आ जाए गलती से, या किसी सब्जेक्ट में 29 आ जाए, ईश्वर ना करे ऐसा हो। तो इसलिए प्यारे बच्चों एक एक चीज को बारीकी से कर लेना। उसके बाद आता है कि आप जिंक ब्लेड से आप जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हो। इसके अलावा प्यारे बच्चों कैलेमाइन से भी पूछता है कि आप कैलेमाइन से जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं। वात्या भट्ठी के अंदर प्यारे बच्चों, वात्या भट्ठी के अंदर हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण कैसे करते हो। समीकरण के साथ इसमें जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा। पूछता है वात भट्ठी या तो वात्या भट्ठी जिसको कहा जाता है, ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है अंग्रेजी में। हिंदी में प्यारे बच्चों इसका एक और नाम होता है अभिधमन भट्ठी। तो ये पूछता है। उसके बाद पूछता है कि बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे करते हो। बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे करते हो। उसके बाद मेरे भाई इसमें मॉन्ड विधि के बारे में पूछ देता है कि मॉन्ड विधि से किस धातु का शोधन करते हो, तो बता देना निकेल का। वान आर्कल विधि से किसका करते हो, टाइटेनियम और जिर्कोनियम का। ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। बेसेमरीकरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि किस धातु का उसमें होता है। उसके बाद वैद्युत अपघटन के द्वारा कॉपर का शोधन बिल्कुल पता होना चाहिए आप लोगों को, और प्रगलन मैंने आपको बताया था, लेकिन प्रगलन के साथ साथ प्यारे बच्चों एक चीज मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, एल्यूमिनोथर्मिक विधि भी आपको दिमाग में रख लेना है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि में कौन कहां पे अवकारक का काम करता है, क्या करता है, ये पता होना चाहिए। चलिए अब हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों पी ब्लॉक के अंदर। और पी ब्लॉक में जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा गया है वो सवाल है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में यह सवाल कई बार पूछा गया कि अमोनिया का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो हम बताते हैं हैबर विधि के द्वारा। डायग्राम के साथ प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही साथ ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, यह भी सवाल हॉट क्वेश्चन में से आता है। कई बार बोर्ड परीक्षा में सीधे तौर पे पूछ लिया जाता है कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण ओस्टवाल्ड विधि से किया जाता है, वर्णन करे भाई, 5 नंबर में पूछता है। लैंग्वेज के साथ साथ समीकरण दिमाग में रखना पड़ेगा और साथ ही साथ डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड ज्ञात होता है जबकि नाइट्रोजन का पेंटाक्लोराइड ज्ञात नहीं होता है, ऐसा क्यों, ये सवाल पूछा जाता है। साथ ही साथ अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन का सिद्धांत का वर्णन करिए, यानी प्यारे बच्चों ओस्टवाल्ड विधि। अमोनिया का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है, कैसे। फास्फोरस अम्ल प्यारे बच्चों एक डाइप्रोटिक अम्ल है, कैसे, कारण बताए। ये सब कारण बताए वाले में ये सब सवाल प्यारे बच्चों पूछ लिए जाते हैं। कारण बताओ को मतलब कारण में पूछता है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बन जाता है। H2O द्रव होता है, H2S गैस होता है, ऐसा कहो भाई। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, ऐसा क्यों, क्या कारण है।
ये सब सवाल पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इन सब का प्यारे बच्चों ऑक्सो अम्ल जरूर पढ़ लेना, इनका ऑक्साइड भी पढ़ लेना, ऑक्साइड पढ़ लेना, ऑक्सो अम्ल भी पढ़ लेना इनका, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सभी सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्यारे बच्चों सवाल आता है कि हैलोजन तत्व रंगीन क्यों होता है। हैलोजन रंगीन क्यों होता है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, क्यों। देखिए ये सभी डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के तौर पे दे रहा हूं। हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्यों। ये सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। अंतरा हैलोजन यौगिक के बारे में जरूर पूछता है। अंतरा हैलोजन यौगिक हैलोजन से ज्यादा क्रियाशील होता है, क्यों भाई। फ्लोरीन की ऑक्सीकारक शक्ति क्लोरीन से अधिक होती है, क्यों भाई। तो ये सारे सवाल प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बिल्कुल ही कम होता है, ऐसा क्यों। आपसे पूछेगा उत्कृष्ट गैसें एक परमाणुविक होती है, ऐसा क्यों। आपसे पूछेगा इनका संरचना बना दीजिए, इन सब का संरचना बता दीजिए। इसमें प्रसंकरण भी आपसे पूछ लेगा, संरचना के साथ साथ प्यारे बच्चों क्या पूछेगा, प्रसंकरण। प्रसंकरण, और ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जितना भी सवाल इसमें हम देख रहे हैं पी ब्लॉक चैप्टर का, पी ब्लॉक का वन शॉट क्लास में कराए हूं प्यारे बच्चों। एक वीडियो के अंदर पूरी पी ब्लॉक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का ऑपरेशन हम लोगों ने किया था, ये हम इसमें कर चुके हैं। अब आते हैं हम डी और एफ ब्लॉक तत्व में। प्यारे बच्चों हाल फिलहाल में ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है अपने एप्लीकेशन पर भी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर आप इन सभी सवालों का सटीक आंसर चाहते हैं ना, अच्छे से पढ़ना, एक तो होता है कि नोट्स मिल जाए तो आप इसको, आप में से कई बच्चे होंगे सोच रहे होंगे सर जी आंसर शीटवा दे दीजिए सर हम लोगों को, आंसर आप खुद से बनाओ, ठीक है। और प्यारे बच्चों इन सभी सवालों को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं किसमें, अपने तेजस क्रैश कोर्स में। अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो आपको जुड़ना चाहिए हमारे तेजस क्रैश कोर्स से। तेजस क्रैश कोर्स प्यारे बच्चों, जहां भी छठ पूजा है हमारे बिहार में, और छठ पूजा का बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है तेजस क्रैश कोर्स में। तेजस क्रैश कोर्स जो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, लास्ट टाइम में रिवीजन का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। और यहां पर आपको ये सारे गेस्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों सॉल्व कराए जाएंगे। साइंस संग्रह ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, तेजस क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत बड़ा ऑफर चल रहा अभी, और ये जो मैंने आपको बताया ये प्रमोशन नहीं था क्रैश कोर्स का, ये इंफॉर्मेशन था क्रैश कोर्स का। अगर मैं इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और ये बात अपने सभी दोस्तों को भी बता देना। अगर आपके घर में कोई 10th क्लास में छोटे भाई बहन हो और उनकी भी तैयारी ताबड़तोड़ करनी है, जबरदस्त करानी है, तो इन बचे हुए टाइम में बहुत ही बेहतरीन सा कंटेंट, एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट, सब कुछ बेहतरीन नोट्स, एवरीथिंग मेरे भाई मात्र 199 में आपको क्रैश कोर्स के अंदर मिलता है, तेजस क्रैश कोर्स। तो अपने छोटे भाई बहन को भी साइंस संग्रह ऐप के साथ जरूर जोड़ें, ठीक है। फिलहाल डी और एफ ब्लॉक में सवाल पूछता है कि संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होता है। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दिखाता है। ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील क्यों दिखाता है भाई, ऑक्सीकरण अवस्था को लेकर के सवाल पूछ देगा, वेरिएबल परिवर्तनशील। उसके बाद प्यारे बच्चों पूछ देता है कि ये जटिल यौगिक का, जटिल लवण का निर्माण क्यों करता है, बस। लैंथेनाइड संकुचन के बारे में पूछेगा। और लास्ट में प्यारे बच्चों समन्वय यौगिक जो चैप्टर है वहां पे वर्नर का सिद्धांत पूछता है, और ज्यादा से ज्यादा समन्वय यौगिकों के आयुपीएसी नाम के बारे में पूछता है। आयुपीएसी नाम के बारे में पूछेगा और प्रसंकरण के बारे में ज्यादा पूछता है, उनकी ज्यामितीय स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है, ज्यामितीय संरचना के बारे में प्यारे बच्चों ज्यादा पूछता है। तो थोड़ा थोड़ा इसको भी पढ़ लेना आप लोग। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये तो सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक हुआ। जी हाँ प्यारे बच्चों, फिजिकल और इनऑर्गेनिक ही है ये। फिजिकल और इनऑर्गेनिक से आप अच्छे अंक कवर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक का क्या हुआ सर, क्योंकि ऑर्गेनिक तो ज्यादा नंबर का पूछता है। मेरे भाई एक टाइम में सारा लोड हम आपको नहीं दे सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम आपको कराएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सोच रहे हैं खुद आपको आकर की क्लास में पढ़ाएं, सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन देने से ऑर्गेनिक का काम आपका नहीं चलने वाला है। तो मैं आपको वो पढ़ाने वाला हूं, जितने भी नेम रिएक्शन है, आईयूपीएसी नेम है, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है,
वो सारी चीजें प्यारे बच्चों हम लोग कवर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये अभी जो हमने देखा, इसमें प्यारे बच्चों हमारा फिजिकल केमिस्ट्री था और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। मैं आप सभी लोगों को, मैं आप सभी लोगों से ये कहूंगा कि प्यारे बच्चों प्लीज आप सभी लोग इन सभी सवालों को अच्छे से याद कर लेना। प्यारे बच्चों मैं समझता हूं आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी इसका आंसरवा दे दीजिए सर। आंसर खुद से नहीं बना सकते हो क्या? पढ़ाया हूं, क्लासेस में प्रहार बैच में पढ़ाया हूं, समाधान बैच में भी अभी पढ़ाई कर ही रहे हो। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं भाई अपना आंसर खुद से तैयार करो। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि आप लोग परेशान करेंगे। आप सब लोग आंसर इसका सोच रहे होंगे कि सर जी आंसर हमको कैसे मिलेगा। तो मेरे भाई आप साइंस संग्रह ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जाइएगा और फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर कंटेंट में आपको देखना है फ्री नोट्स का जो सेक्शन बना है ना साइंस संग्रह ऐप के होम पेज पे, फ्री नोट्स सेक्शन में जाइएगा, वहां केमिस्ट्री के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप इन सभी सवालों का जवाब चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं मेरे लैंग्वेज में, तो मेरे भैया साइंस संग्रह ऐप को अभी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहां पे इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैं पीडीएफ के तौर पे फ्री में बना के दे दिया हूं, जिसको आप अपने फोन में डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। और साथ ही साथ मेरे भाई मैं ये भी कहूंगा कि देखो नोट्स तो मैं इसका आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे भाई प्लीज एक निवेदन है कि अगर और अच्छे से इसको तैयार करना है, रटना ना पड़े इन सभी चीजों को, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। तेजस क्रैश कोर्स मात्र 399 का है, लेकिन अभी छठ पूजा पे और भी इससे कम प्राइस पे चल रहा है। तो मेरे भाई क्रैश कोर्स में एडमिशन ले लीजिए और फटाफट से इसका नोट्स अभी इसी वक्त साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल करके डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। और प्यारे बच्चों कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा। देखिए आपका ख्याल बहुत रखता हूं मैं, मुझे पता है कि आपको इसका आंसर चाहिए होगा। मैं जानता हूं कि आप मुझसे जरूर कहिएगा कि सर जी प्लीज इसका आंसर भी दे दीजिए। तो मैंने आंसर पहले से बना रखा था कि आप लोगों को इसके साथ साथ आंसर भी दे दूंगा। तो प्यारे बच्चों आंसर के लिए साइंस संग्रह ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। क्या? साइंस संग्रह ऐप। और इस ऐप को प्यारे बच्चों प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो और इंस्टॉल करके आप इसके फ्री नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए, याद कर लीजिए सब। और तेजस क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तेजस क्रैश कोर्स का बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको पूरा केमिस्ट्री चैप्टर 1 से पढ़ने को फिर से मौका मिल जाएगा, और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों इस वीडियो को बहुत शेयर कर देना, इतना शेयर कर देना कि सभी बच्चों तक पहुंच जाए, और कमेंट भी जरूर कर देना, वीडियो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अभी ऐसी बहुत सारी वीडियो प्यारे बच्चों हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये सभी चीजें शेयर करके। देखिए इससे आपको घाटा तो बिल्कुल नहीं होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला है, फायदा ही फायदा है। इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अभी बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान कर रहे हैं प्यारे बच्चों। बस छठ पूजा है और आप सभी लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आप लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, आप अपने परिवार के साथ खूब आनंदित रहें, मस्त रहें, तरक्की करते रहें, विषम से विषम परिस्थितियों को पार करके आप अपने मंजिल को प्राप्त करें। मैं ऐसी कामनाएं करता हूं माता जी से। बाकी आप आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और शेयर कर दीजिएगा, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ओके, बाय बाय, लव यू मेरे भाई। शेयर कर दिया लो बबुआ, कमेंट भी कर दिया लो, ठीक नो? कंजूसी मत करिए लो, न तो गद्दारी हो जाए।